फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम आपको फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी में हमने पिछली कुछ कक्षाओं में अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का अध्ययन किया था। अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के अंतर्गत आपको हमने कई सारी स्थलाकृतियों को बताया था। आज एक बार फिर से उनका रिवीजन करवाने की कोशिश है। उनका रिवीजन करवाना चाहता हूँ मैं आपको, ताकि एक बार फिर से हम उन सभी स्थलाकृतियों को पढ़ सकें। हमने देखिए अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में पढ़ा था। सबसे पहले चूना निर्मित कुछ स्थलाकृतियाँ थी, उनको हमने देखा था, जिसमें देखिए अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ कास्ट या चूना प्रदेशों की स्थलाकृतियाँ। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप जो कुछ गलतियाँ की हो उसको सुधार लीजिए। विभिन्न अपर्दन कार्य शक्तियाँ जो है अपने अपने क्षेत्र विशेष में अपर्दन कार्य करती है और उसके फलस्वरूप जो अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण करती है उसको फ्रांस, यूगोस्लाविया और कास्ट चूना प्रदेशों में यहाँ पर क्या है, भूमिगत जल जो है अपर्दन कार्य करता है। ठीक है, और अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, ये ध्यान रखिएगा, फ्रांस, यूगोस्लाविया ये वगैरह। ठीक है, इसके बाद जिन कास्ट प्रदेशों में बनाई गई स्थलाकृतियों को देख लेते हैं हम। लेपीज, ये इम्पोर्टेंट है। हमने आपको बताया था इस तरीके से एक कंघीनुमा एक आकृति बनती है। कंघीनुमा इस तरीके से कंघीनुमा आकृति बनती है, उसको लेपीज कहते हैं। चूना प्रदेशों में निर्मित ये स्थलाकृतियाँ कंघीनुमा आकृति मिलती है। और चूने की चट्टानों में जब भूमिगत जल द्वारा कोमल चट्टानों का अपर्दन कर दिया जाता है तो कठोर चट्टानें जो है अपने स्थान पर खड़ी रहती है। इस प्रकार बनी स्थलाकृति या आकृति को जर्मनी में कारेन कहते हैं, सर्बिया में वोगास, फ्रांस में लेपीज बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। देखिए आगे घोलरंध्र दूसरी स्थलाकृति है, मैंने आपको बताया था। घोलरंध्र में क्या था, घोलरंध्र में ये चट्टानें जो है इसमें कार्बन युक्त जल दरारों में प्रवेश कर जाता है और अंदर तक पहुंच जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, घुलन क्रिया के कारण अनेक रंध्रों का निर्माण हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, घोलरंध्र कहते हैं। जब ये छोटे छोटे छिद्र सब मिलकर के एक साथ बड़े हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विलयन रंध्र। क्या बोलते हैं उसको, विलयन रंध्र। देखिए ये घोलरंध्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे। दूसरी स्थलाकृति में ये थोड़े बड़े हो गए, देखिए इस तरीके से ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं फिर, विलयन रंध्र। क्या बोलते हैं इसको, विलयन रंध्र। ठीक है, ये घोलरंध्र है और ये विलयन रंध्र है। इसके बाद देखिए तीसरी स्थलाकृति है पोनोर। ये सर्बियन भाषा का शब्द मैंने आपको बता दिया था। इसका लंबी सुरंग इसका अर्थ होता है। इसमें क्या है, ये घोलरंध्र जो होते हैं, घोलरंध्र आपस में मिल जाते हैं और ये किसका निर्माण कर देते हैं, पोनोर का। ये भी मैंने आपको स्थलाकृतियाँ बतला दी थी। फिर इसके बाद युवाला और पोल्जे है। युवाला और पोल्जे देखिए इन्हें मिश्रित घोलरंध्र भी कहा जाता है, यानी कि ये घोलरंध्र भी है और थोड़े मिश्रित रूप में है, यानी कि सभी तरीके एक तरीके से होते हैं। इसके बाद ये पोनोर जैसी आकृतियाँ विशाल गड्ढे का निर्माण करती है, किसके बाद, पार्श्विक अपर्दन के बाद। ठीक है, इन विशाल गड्ढों का निर्माण इनको युवाला या पोल्जे कहा जाता है। स्थलाकृति देख लीजिए कैसी होती है, युवाला या पोल्जे इस तरीके से, यानी कि अलग अलग दीवारों में इनका निर्माण होने लग जाता है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, यहाँ से ये इस तरीके से, ये पोनोर इसको कहते हैं युवाला या पोल्जे। डोलाइन देखिए, डोलाइन में क्या होता है, ये एक बेलनाकार आकृति के समान होती है, 40 से 30 फीट चौड़ा है, और मैंने आपको ये सब बतला दिया था उसमें वीडियो के माध्यम से। ये क्या होता है, देखिए एक इस तरीके का एक डिब्बा होता है। इसको अगर हम 3D डिब्बा बनाएं इस तरीके से, ये समझने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पर इसमें क्या है, ये गड्ढे पड़ जाते हैं इस तरीके से, ये क्या कहलाता है, डोलाइन। यहाँ पर फिर क्या है, भर जाता है इस तरीके से, चूना प्रदेश अपर्दन करता है। प्राकृतिक पुल भी मैंने आपको बतला दिया था, कंदराओं की छत नीचे गिर जाती है तो प्राकृतिक पुल बन जाता है। कैसे बन जाता है, देखिए ये कोई इस तरीके से बनता है, ये पूरी स्थलाकृति रहती है। ठीक है, और यहाँ से पानी जब आता है तो इसके नीचे से निकलता हुआ ये प्रतीत होता है। ये क्या, प्राकृतिक पुल के नाम से इसको जाना जाता है। फिर इसके बाद हमने स्थलाकृति देखी थी अंधी घाटी। ये कास्ट प्रदेशों की स्थलाकृतियाँ मैं आपको बतला रहा हूँ। अंधी घाटी इसके बाद देखी थी हमने। तो अंधी घाटी में देखिए अंधी घाटी में क्या था, कंदरा जब होती है, कंदरा बोलते हैं गुफाओं को, जब वो भूमिगत जल आगे बढ़ता है कंदराओं के माध्यम से, तो क्या होता है, देखिए एक बड़ा खड्ड का निर्माण हो जाता है जो सूख जाने पर कैसा हो जाता है, अंधकार में। कैसा हो जाता है भाई, अंधकार में हो जाता है। इस अंधकार वाली घाटी को क्या कहते हैं, अंधी घाटी कहते हैं। देखिए चित्र देख रहे होंगे आप, चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ स्थलाकृतियाँ हैं जो कहाँ बनती है, ये स्थलाकृतियाँ बनती है आपके
काष्ठ प्रदेशों में। इसके बाद देखते हैं काष्ठ प्रदेशों की निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। काष्ठ प्रदेशों की निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ में मैंने आपको स्टेलेक्टाइट बताया था, स्टेलेग्माइट बताया था, ये स्टेलेग्माइट आपको दिख रहा होगा। इसके बाद एक और है, वो है स्तंभ, आकाशीय स्तंभ। इसको आकाशीय स्तंभ भी कहते हैं, आश्चुताश्म भी कहते हैं। ये देखिए चूना प्रदेशों में निर्मित होता है। चूना प्रदेशों में निर्मित ये कैसे होता है, ऊपर से ये देखिए, ये एक खिड़की मैं आपको बता रहा हूँ बना करके, ये खिड़की है मान लीजिए। इसमें क्या है, ऊपर से जब नीचे की तरफ चूना निर्मित जल जब ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से लटकता है तो ये स्थलाकृतियाँ क्या कहलाती है, आकाशीय स्तंभ के नाम से इनको जाना जाता है। आश्चुताश्म कहते हैं। स्टेलेक्टाइट क्या कहते हैं, स्टेलेक्टाइट। इसमें क्या शब्द आए, स्टेलेक्टाइट, क्या, स्टेलेक्टाइट। और ये इसी के फलस्वरूप नीचे एक स्थलाकृतियाँ इस तरीके से उभरती जाती है, उनको क्या कहते हैं, स्टेलेग्माइट। क्या बोलते हैं, स्टेलेग्माइट। जब स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट दोनों आपस में मिल जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पिलर। क्या बोलते हैं उसको, पिलर। पिलर कह दीजिए या कह दीजिए उसको आप स्तंभ बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए उसको, स्तंभ। इस तरीके से इसको ये कहा जाता है। बात आपके समझ में आ रही होगी। ये तो बहुत आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था इसमें। कंदरा स्तंभ हो गया। फिर इसके बाद देखिए नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को पढ़ा था हमने। वी आकार की घाटी पढ़ ली है। ये अपघर्षण सन्निकर्षण के फलस्वरूप बनता है। वी आकार की घाटी हमने आपको बतलाई थी। वी आकार की घाटी अत्यधिक कटाव करती है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना है तो आपको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर गॉर्ज या कैनियन बताया था मैंने आपको। गॉर्ज या कैनियन में क्या है, नदी लंबवत अपरदन करती है परंतु पार्श्विक अपरदन कम करती है। इस प्रकार कठोर चट्टानें पहले के जैसे क्या रहती है भाई, खड़ी रहती है और एक गहरी घाटी का निर्माण हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं, ठीक है। जलप्रपात इसके बाद बताया था हमने आपको। जलप्रपात में क्या होता है, देखिए जलप्रपात में नदी के मार्ग में कोमल और कठोर चट्टानें दोनों होती है। तो ऊपर से जब नदी गिरती है तो कोमल चट्टानों को काट देती है, कठोर चट्टानें बाकी रहती है। ऐसे ऊपर से जब नीचे यदि नदी गिरती है तो उसको जलप्रपात के नाम ज़्यादा। भारत का जोग जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंजिल अमेरिका में है। जलगर्तिका यानी कि जल में धीरे धीरे छोटे छोटे जो गड्ढे पाए जाते हैं उनको जलगर्तिका कहते हैं। जब नदी जो है अपने मार्ग में जाती है तो छोटे छोटे गड्ढे, उसमें घूम घूम कर नदी का पानी चलता रहता है। इस तरीके से घूम घूम कर नदी उसमें बहती है। ये नदी है मान लीजिए, इसमें छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, पानी यहीं पर घूमता रहता है। इस तरीके के जो गड्ढे पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, जलगर्तिका कहते हैं, ठीक है। नदीकृत सोपान किसको बोलते हैं, जब नदी ऊपर से नीचे गिरती है तो नदी पहाड़ी रास्तों में क्या कर देती है भाई, सीढ़ियों का निर्माण कर देती है। नदी की सोपान, यहाँ पे कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि, चाय वगैरह की कृषि की जाती है, नदीकृत सोपान कहते हैं। शिप्रिकाएँ द्रुतवाह किसको बोलते हैं, जब नदी के बीच में कुछ अनुप्रस्थ चट्टानें आ जाती है आड़ के रूप में, तो ऐसों को क्या बोलते हैं, शिप्रिकाएँ द्रुतवाह कहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं नदी अपहरण क्या होता है। यह मैंने आपको नहीं बतलाया था, यहाँ देख लीजिए। नदी अपहरण का मतलब है एक नदी द्वारा दूसरी नदी के जल को हरण कर लेना। यह नदी अपहरण की अवस्था जो है युवावस्था में विकसित होती है, जब नदी शुरू में निकलती है तब होती है। इसके लिए आवश्यक है कि हरण करने वाली नदी घाटी अधिक गहरी और कम चौड़ी हो, ढाल तीव्र हो और जल की मात्रा अधिक हो। यानी कि मान लीजिए कोई नदी का वेग तेज हो, बहुत तेज़ गति से नदी आ रही है तो आसपास की सभी नदियों को अपने में शामिल कर लेती है। इस तरीके के क्या कहते हैं, नदी अपरदन कहते हैं, नदी अपहरण कहते हैं, ठीक है। नदी विसर्प कहते हैं, नदी इस तरीके से बहती है उसको नदी विसर्प कहते हैं। ये नदी का तरीका जब बहने का होता है इसको नदी विसर्प कहते हैं। देखिए ये दिखाई दे रहा है, मैंने आप चित्र को बना के बताया। अंग्रेजी में मियांडर कहते हैं इसको, ठीक है। विसर्पों का निर्माण जब नदी करती है तो नदी घाटी चौड़ी होने लगती है और असमतल मार्ग और विषम संरचना के कारण नदी के मोड़ और घुमाव में बहती है, इसे विसर्प बन जाता है। इसके बाद जलोढ़ शंकु हमने आपको बतलाया था। जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख किसको बोलते हैं ये भी मैंने आपको बतला दिया था। इसको भी आप लिख सकते हो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए जलोढ़ शंकु किसको कहते हैं, जब नदी पर्वतों से मैदान में उतरती है तो उसका वेग कम होने से उसके अपवाहन क्षमता कैसी हो जाती है भाई, कम हो जाती है, ठीक है। तो जिस कारण क्या है, अपने साथ जितने भी कंकड़ पत्थर बजरी लेके आती है वो उन सभी का निक्षेप शंकु के आकार में करने लगती है। तो इस तरीके की स्थलाकृति को क्या बोलते हैं, इस तरीके की स्थलाकृति को बोलते हैं जलोढ़ शंकु, ठीक है। जलोढ़ शंकु बोलते हैं भाई। इसके बाद जलोढ़ पंख होता है। जलोढ़ पंख किसको बोलते हैं, देखिए जलोढ़ पंख में क्या होता है भाई, जलोढ़ पंख में कई सारे जलोढ़ शंकु आपस में मिल जाते हैं तो उनको जलोढ़ शंकु के नाम से, जलोढ़ पंख के नाम से जाना जाता है। दोनों एक दूसरे के सिमिलर स्थलाकृति है
पहले जलोढ़ शंकु बनेगा, फिर जलोढ़ पंख का निर्माण होगा। ठीक है, जलोढ़ शंकु में इस तरीके के शंकु बन जाते हैं। ये नदी ऊपर से आ रही है, अलग अलग शंकु बन गए। ठीक है, फिर यहाँ सब एक साथ मिलकर के नीचे ये जलोढ़ पंख का निर्माण करते हैं विशाल, इस तरीके से ये जलोढ़ पंख बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से नदी विसर्प, चापाकर झील, लेगू, जिसको गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है। गोखुर झील में क्या होता है, देखिए गोखुर झील में होता है नदी जब अपने आगे बढ़ती है तो क्या होता है, नदी जब आगे बढ़ती है तो देखिए इस तरीके से नदी जब बहती है, ऐसे बहती है नदी, तो क्या होता है नदी का कुछ क्षेत्र कट जाता है। ठीक है, ऐसे बहती है नदी, तो मान लीजिए ये वाला क्षेत्र यदि यहाँ पर अपर्दन करेगी, यहाँ से नदी का वेग जाएगा इस तरीके से, तो नदी यहाँ धक्का मारेगी, पहले मारेगी भाई धक्का, तो नदी यहाँ धक्का मारेगी तो इसको कटाव कर देगी नदी, ये सीधा मार्ग इस नदी से यहाँ मिल जाएगा डायरेक्ट ये, और ये वाला भाग है जो ये कट के इस तरीके से रह जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके की एक झील का निर्माण हो जाता है, इसको गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। गोखुर झील गाय के खुर की तरह। ठीक है, प्राकृतिक तटबंध मैंने आपको बता ही दिया था, नदी जब बहेगी तो दोनों किनारों पर क्या बना, अवसादों का जमा करती जाएगी इस तरीके से, तो प्राकृतिक तटबंध उसको कहते हैं। डेल्टा आप जानते ही हो, डेल्टा सर्वप्रथम हेरोडोटस ने दिया था। नदी लास्ट स्टेज में अवसादों को अपने यहाँ पर इस तरीके से त्रिभुजाकार आकृति में जमा कर देती है। इस त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था डेल्टा शब्द का, सबसे पहले इस्तेमाल किया था हेरोडोटस ने, मिस्र की नील नदी की घाटी के संबंध में कहा था इसने। पवन वाली स्थलाकृतियों को हम पढ़ रहे हैं। पवन निर्मित स्थलाकृतियों में देखिए, पवन निर्मित स्थलाकृतियों के अंतर्गत हमने आपको वातगर्त, अपवाहन बेसिन के बारे में बताया था। इसमें देखिए पवन मरुस्थलीय क्षेत्रों में कार्य करती है। कहाँ करती है भाई, इसको लिख लीजिए, कल आपको मैंने पढ़ाया था ये। मरुस्थलीय क्षेत्रों में कैसा कार्य करती है, अपवाहन, अपघर्षण, सन्निकर्षण का कार्य करती है, और अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करती है जो इस प्रकार है। वातगर्त हमने सब कल बताया था आपको। वातगर्त में क्या है, वनस्पति विहीन और मरुस्थलीय क्षेत्रों में तेज गति से जब चलती है तो हवा में भंवरें उत्पन्न होती है। क्या होती है, भंवरें, और उन भंवरों के साथ साथ धरातल पर बिछी हुई कोमल चट्टानें और बजरी क्या हो जाती है भाई, उड़ जाती है। इस प्रकार वहाँ पर क्या हो जाता है, एक तश्तरी के समान आकृति बन जाती है जिसे वातगर्त के नाम से जाना जाता है। तश्तरी के समान बोले तो ऐसी स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। ऐसी ये स्थलाकृति, ऐसी ब्लो आउट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ऐसी स्थलाकृति, यानी कि पवन यहाँ पर घूम घूम के इसको गड्ढा को चौड़ा करती रहती है। ठीक है, इस तरीके की स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं, वातगर्त या अपवाहन बेसिन, ब्लो आउट अंग्रेजी में कहते हैं इसको। ये इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए USA में इसको वायोमिंग राज्य में बिग हॉल नामक जो है वातगर्त है, जो लगभग कितने लंबा है, 14 किलोमीटर लंबा है। कितना, 14 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा है, और 16 मीटर गहरा भी है वो। ठीक है, इंसेलबर्ग मैंने आपको बताया था। इंसेलबर्ग में क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब पवन कोमल कणों को उड़ा दिया जाता है कमल द्वारा, तो कहीं कहीं कठोर चट्टानों से निर्मित क्या पाए जाते हैं, टीले, और मरुस्थल में बाकी रह जाते हैं जो दूर से देखने पर कैसे लगते हैं, द्वीप के समान। इन्हें इंसेलबर्ग कहते हैं। जर्मन भूगोलवेत्ता जो है, इन्होंने कालाहारी मरुस्थल में बने ऐसे द्वीपों को इंसेलबर्ग कहा है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, द्वीप दृश्य। क्या होता है शाब्दिक अर्थ इसका, द्वीप दृश्य। हमने आपको बताया था इंसेलबर्ग ऐसे होते हैं, ये गोल गोल सी पहाड़ियाँ होती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ऐसी दूर से देखने पर कैसी लगती है, ये दूर से देखने पर ऐसे लगती है कि समुद्र के अंदर द्वीप हो, हालांकि होते रेगिस्तान में है। ठीक है, गारा, छत्रकशिला गारा, मशरूम रॉक जो आपको बताई थी मैंने कल। मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखिए जब ऊंची ऊंची कठोर चट्टानें वायु द्वारा नीचे से अपघर्षित हो जाती है, ऊपर से नहीं नीचे से, तो क्या होता है, वह चट्टान ऊपर से चौड़ी और नीचे से कैसी हो जाती है, नीचे से हो जाती है पतली। तो इस तरीके की आकृति को क्या बोलते हैं, इस तरीके की आकृति को बोला जाता है गारा या मशरूम रॉक। ऐसे बनती है, देखिए ये चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ऊपर से ऐसी है और यहाँ से ऐसी, तो इसको गारा या मशरूम रॉक। ऊपर की चट्टानों का अपर्दन नहीं होता, यहाँ की चट्टानों का अपर्दन आसानी से कर देती है वायु। अभी मैं आपको इसके चित्र भी बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये जूजेन है। जूजेन क्या होता है, इसका निर्माण धरातल पर कठोर चट्टानें और कोमल चट्टानों के बीच होता है। जब दोनों आपस में फैली होती है कोमल और कठोर चट्टानें, तो उनके दौरान क्या होता है भाई, कठोर चट्टानें तो वैसी की वैसी रहती है, कोमल चट्टानों का अपरदन हो जाता है। तो ये इस तरीके के
जूजेन नज़र आते हैं। इस तरीके से, इस तरीके की स्थलाकृतियाँ बनी रहती है, तो जूजेन के नाम से जाना जाता है। यारडंग देखिए, यारडंग जब कोमल कठोर चट्टानें, यारडंग इस तरीके की स्थलाकृतियाँ होती है। मैंने कल आपको चित्र के माध्यम से बतलाया था। इसमें क्या होता है, देखिए लिख लीजिए इसको, कोमल और कठोर चट्टानें जब स्थल के लंबवत दिशा में मिलती है तो कठोर शेल जो है इसकी अपेक्षा कोमल शेलों के मध्य अपरदित होकर उड़ जाने से कठोर चट्टानों के भाग जो है खड़े रह जाते हैं। इनके किनारों पर बालू के कटाव के कारण क्या बन जाती है, नालियाँ। दूर से देखने पर ये कटी हुई चिमनी के समान दिखलाई देती है, इसलिए इसने कैस्टेलेटेड चिमनी भी कहते हैं। आर्थर होम्स ने यारडंग्स को क्या कहा है, कॉज कॉम्बी नाम दिया है। ठीक है, ये यारडंग होता है। इसके बाद खिड़की या पुल, ये मैंने आपको कल नहीं बताया था, ये भी देख लीजिए आप। खिड़की या पुल में क्या होता है, देखिए जब चट्टानों में पवन के लगातार प्रवाह से अपवाह से क्या होता है, प्रहार के कारण उस चट्टान में छिद्र हो जाता है, तो उस छिद्र पवन के निरंतर कटाव के कारण बड़ा होता रहता है। चट्टानों के आर पार बने इस छिद्र को ही खिड़की या पुल के नाम जाना है। देखिए आता है, मान लीजिए कोई शेल है इस तरीके की, पूरी आर पार शेल है ये, इसमें चट्टान लगातार पवन यहाँ पर क्या करेगी, दबाव डालेगी, यानी कि कंकड़ पत्थर बिजली की चोट देती रहेगी बार बार में, तो ये धीरे धीरे यहाँ की चट्टानें कोमल होती टूट जाएगी। टूटने के फलस्वरूप क्या होगा, ये यहाँ पर एक खिड़की बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक खिड़की का निर्माण हो जाएगा, और ये जो है रोप इस तरीके से रह जाएगी, ये आर पार हो जाएगी। ये ठीक है, यहाँ से आपको आर पार दिखाई देने लगा। ऐसी चट्टानें क्या कहलाती है, देखिए ये, इसको मैं आपको चित्र बना के बतलाऊँ, एक बार फिर से चित्र बना के बताता हूँ मैं। देखिए ये मान लीजिए कोई स्थलाकृति है, इसमें यहाँ पर ऐसी स्थलाकृति रह जाएगी बाद में। ठीक है, ये कठोर चट्टान रह जाएगी, यहाँ की मुलायम चट्टानें आर पार हो जाएगी। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं हम, ड्राई कांटर थी। ड्राई कांटर में देखिए त्रिकोण, क्या इसको क्या कहते हैं, ड्राई कांटर को त्रिकोणक भी कहते हैं। त्रिकोणक क्या है, इस तरीके की मैंने आपको बताया था, इसमें ये 3 कोणों से ये जो है इस तरीके की रहती है, एक तरफ से इसका कटाव कर दिया जाता है। भूस्तंभ भी हमने आपको कल बताई थी, इस तरह करते हैं, देख लीजिए, और आप इसके नोट्स भी आसानी से बना सकते हैं। लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको ओरिजिनल टोपोग्राफी बताऊंगा, जो वास्तविक होते हैं उनको मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको वास्तविक चित्र बतला रहा हूँ। अब वास्तविक चित्र देखिए। इसके बाद देखिए ये वाला जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि ये एक रास्ता बना हुआ है। देखिए यहाँ से ये एक रास्ता बना हुआ है, नीचे से ये दिखाई दे रहा होगा आपको, एक रास्ता बना हुआ है। ये ऊपर की जो चट्टानें हैं ये तो सकुशल है, सलामत है ये तो ऐसे कैसे, लेकिन नीचे की यहाँ की चट्टानों का अपरदन हो गया है। तो ये अपरदन कैसे हुआ, ये अपरदन हवा द्वारा अपरदन कहलाता है। यानी कि हवा ने इसको काट काट करके कैसा कह दिया, आर पार यहाँ पे रास्ता बना दिया। ऐसी को क्या कहते हैं, खिड़की, वातपुल मैंने आपको बताया था कल, वातपुल या खिड़की ऐसे को कहा जाता है। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया, विंडो कहते हैं इसको। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। ओरिजिनल चित्र मैंने आपको समझाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की, इसके माध्यम से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं आपको दूसरी स्थलाकृति अगर बतलाऊं तो दूसरी स्थलाकृति देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट स्थलाकृति है। इस स्थलाकृति में आप कुछ समझ पा रहे होंगे। इस स्थलाकृति में ये जो लोग, ये दोनों लोग जो है, ये दोनों लोग किसको देख रहे हैं, देखिए ये दोनों लोग देख रहे हैं एक गड्ढे को, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में बना हुआ है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में ये जो गड्ढा बना है इसको कहते हैं वात गर्त। क्या बोलते हैं इसको, वात गर्त। यानी कि वात गर्त ये बना है, ब्लो आउट जिसको हम कहते हैं वह ब्लो आउट ये बना है। ठीक है, वात गर्त का निर्माण इस तरीके से होता है। वात गर्त को आप देख लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट स्थलाकृति है, देखिए। ठीक है, इसके बाद अगर बात कर ली जाए, ये वाली एक स्थलाकृति आपको दिखाई दे रही है, ये वाली स्थलाकृति भी वात गर्त का ही उदाहरण है। वात गर्त बना हुआ है, देखिए कितना बड़ा वात गर्त यहाँ पर बना हुआ है ये। ठीक है, ये स्थलाकृति, ये देखिए ये भी स्थलाकृति उसकी है, खिड़की की। ये अंधी घाटी भी कह सकते हैं इसको, कास्ट स्थलाकृति है ये। कास्ट स्थलाकृति में हमने अंधी घाटी आपको बतलाई थी, जहाँ अंधेरा रहता है वही अंधी घाटी है ये। ठीक है, ये ब्लो आउट का उदाहरण है एक और, ये भी वात गर्त का उदाहरण है, समझ में आ रहा होगा आपके। ये देखिए ये क्या है, अब आप में से कोई बताएगा मुझे ये क्या है, बताइए ये कौन सी स्थलाकृति, कौन सी टोपोग्राफी हो सकती थी। कि मरुस्थली तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे तो घास उगी हुई है। नदी द्वारा हो सकती है क्या, नहीं। इसके अलावा मैंने आपको क्या पढ़ाया है, हिम नदी।
हिम नदी द्वारा भी नहीं है। ये स्थलाकृति है काष्ठ स्थलाकृति। क्या है ये? काष्ठ स्थलाकृति है। काष्ठ स्थलाकृति में कौन सी है गुरुजी? काष्ठ स्थलाकृति। ठीक है, काष्ठ स्थलाकृति में कौन सी है गुरुजी? ये है आपके घोल रंध्र। क्या है ये? घोल रंध्र। बताया था ना मैंने आपको, छोटे छोटे रंध्र बन जाते हैं इस तरीके के छोटे रंध्र, इनको कहते हैं घोल रंध्र। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये बड़ा बड़ा, इसको कहते हैं हम विलयन रंध्र, यानी कि कई सारे रंध्र इसमें एक साथ मिल गए। बहुत आपको इमेजिनेशन के माध्यम से कुछ समझ में आ रहा होगा। हमने डायग्राम बनाए थे, डायग्राम के माध्यम से कुछ कम समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे हमको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। देखिए ये क्या है, ये बताइए आप क्या है? ये हमारे हैं लेपीज़। हमने आपको बताया था कंघीनुमा स्थलाकृति लेपीज़। कौन सी थी बोलो? लेपीज़ कंघीनुमा स्थलाकृति कहाँ बनती है बताओ? कौन बताएगा? लेपीज़ कहाँ बनती हैं? लेपीज़ बनती है काष्ठ स्थलाकृतियाँ, और ये काष्ठ स्थलाकृति लेपीज़। कंघीनुमा स्थलाकृति हमने आपको बताई थी ना भाई, कंघीनुमा इस तरीके से बनती है, इस तरीके से, तो वही कंघीनुमा स्थलाकृति है ये लेपीज़ का उदाहरण। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, ये सीढ़ी नुमा ढाल है। सीढ़ी नुमा यानी कि ये देखिए सीढ़ी नुमा, आप समझ रहे होंगे। ये देखिए ये ऊपर है, फिर उसके नीचे ये है, फिर उसके नीचे ये है, फिर उसके नीचे यहाँ से, फिर ये नीचे ढाल है, फिर ये सीढ़ी बनी, फिर ये सीढ़ी बनी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से एक के बाद स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से है ये। तो इसको कहते हैं सीढ़ी नुमा ढाल। ठीक है, सीढ़ी नुमा ढाल ये भी कहाँ बनता है भाई? बताइए ये कहाँ बनता है सीढ़ी नुमा ढाल? ये क्या आपका इसमें बनता है? नहीं, इस काष्ठ स्थलाकृति में ये नहीं बनता। तो ये कहाँ बनता है? ये बनता है नदी द्वारा, हिम नदी द्वारा भी ये बनता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं तो हमको कुछ और स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है। देखिए ये है आपकी लटकती घाटी, एक हमने पढ़ी थी। लटकती घाटी के अलावा एक स्थलाकृति हमने और पढ़ी थी, जिसको हमने क्या नाम दिया था? देखिए ये स्थलाकृति कौन बताएगा किसकी है? बताइए। मैंने आपको एक स्थलाकृति बनवाई थी, वो बनवाई थी मैंने आपको नदी घाटी में। कौन सी में? नदी में आपको मैंने एक स्थलाकृति बनवाई थी। बताइए कौन सी है? कौन बताएगा जल्दी से? नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ मैंने आपको बतलाई थी, उसमें ये स्थलाकृति है। आप में से कौन बताएगा? बताइए। कोई भी नहीं बतला रहा। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है ये। मैं आपको इसको लास्ट में बताऊंगा, तब तक आप सोचिए कौन सी स्थलाकृति हो सकती है ये। हमने आपको इसका चित्र भी बनवाया है, ऐसा का ऐसा ही हमने आपको इसका चित्र भी बनवाया है। चलिए इसके बाद आगे देखता हूँ मैं। आगे देखते हैं तो हम देखिए ये भी स्थलाकृति है। ये किसकी? शिप्रिका की। शिप्रिका हमने देखी थी। शिप्रिका में क्या होता था कि बीच बीच में कुछ कठोर चट्टानें आ जाती है, उस कठोर चट्टानों के फलस्वरूप जल उछलता कूदता हुआ आगे बहता है। देखिए यहाँ जल उछल रहा है, यहाँ उछल रहा है, यहाँ उछल, देखा होगा आपने। ये शिप्रिका द्रुतवाद जिसको बोलते हैं, ये उस प्रकार की स्थलाकृति है। इसके बाद ये देखिए, ये चूना निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। चूना काष्ठ प्रदेशों में जो स्थलाकृतियाँ बनती है, काष्ठ प्रदेशों में बनने वाली स्थलाकृति है ये, जिसमें भूमिगत जल जो है उसने इन चट्टानों का क्या कर दिया है भाई? अपर्दन कर दिया है। क्या कर दिया है? अपर्दन। ये स्थलाकृतियाँ घोल रंध्र, विलयन रंध्र और पोनोर का उदाहरण पेश करती है। देखिए कितना बड़ा ब्लॉआउट बना हुआ है यहाँ पे, देखिए कितने बड़े बड़े ये घोल रंध्र है, छोटे छोटे ये घोल रंध्र और ये विलयन रंध्र के उदाहरण है। समझ में आ रहे हो क्या आपको? इमेजिनेशन के माध्यम से। ये देखिए ये जलप्रपात का उदाहरण है, ये तो आप जानते हो। झरना है, नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात का उदाहरण है। ये भी जलप्रपात के उदाहरण है। ठीक है, दिख रहे होंगे आपको। ये देखिए नदी की घाटी है, वी आकार की घाटी हमने आपको बतलाया था। वी आकार की घाटी की नदी कैसी होती है? देखिए ये घाटी इस तरीके से है, इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से वी आकार की नज़र आ रही है भाई। देखिए वी आकार की घाटी इस तरीके से बनती है। ये देखिए ये वी आकार की घाटी है। ठीक है, यहाँ से नदी इस तरीके से, इतना तीव्र ढाल है, फिर इतना तीव्र इसमें ढाल पाया जाता है। तो ये इसको वी आकार की घाटी कहते हैं। ये नदी द्वारा निर्मित टोपोग्राफी है, इस तरह करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वी आकार की घाटी, ये डायग्रामेटिकली तरीके से समझाया गया है, डायग्राम बना करके। हमने आपको मशरूम रॉक चट्टानें वगैरह बताई थी। मशरूम रॉक बताया था हमने, गारा या छत्रक। ये देखिए गारा या छत्रक है, ये गारा या छत्रक, ये आपको दिखलाई दे रहा होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। ये देखिए ऊपर से इतना चौड़ा है और यहाँ से इतना चौड़ा है, इसको गारा या छत्रक कहते हैं। ये अरेत या तीक्ष्ण कटक है। देखिए ये अरेत या तीक्ष्ण कटक है। ये इंसेलबर्ग के उदाहरण हैं। इसके अलावा जूजेन भी है ये। ठीक है, ब्लो आउट वो वात बेसिन बताया था मैंने आपको,
कि खिड़की बताई थी हमने आपको, खिड़की जो पवन द्वारा निर्मित थी, ये पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। चट्टान है उसको काट दिया गया है बीच में, देखिए ये जो छेद आर पार हुआ है ये पवन द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये बीच बीच में ये जो स्थलाकृति भूस्तंभ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सागरीय द्वारा निर्मित स्थलाकृति डेल्टा, ये हम आपको बाद में बताएंगे। ये अरेत के उदाहरण हैं, ऊंचे ऊंचे तीक्ष्ण कटक है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ और स्थलाकृतियाँ। ये देखिए नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को समझाया गया है इस चित्र के माध्यम से, अगर आप समझ पा रहे हो तो। ये जलोढ़ पंख के निर्माण हो रहा है ऊपर, ये जो दिखाई दे रहा है आपको जलोढ़ शंकु का निर्माण हो रहा है, ये शंकु बना रहे हैं और ये जलोढ़ पंख बना है पूरा, यहाँ से ये नदी निकल गई है, ठीक है। ये स्थलाकृतियाँ हैं, ये जो आपको समझना आवश्यक है, जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं इनको। ये देखिए ये भी घोलरंध्र के उदाहरण है, ठीक है। ये सिंक होल बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, ये लिखा हमारा है सिंक होल, अनदर कोलैप्सिंग सिंक होल दैट सॉल्व्ड ए बिल्डिंग एंड ए ट्रक, फोटो कर्टेसी ऑफ जियो टाइम्स, ठीक है। ये देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, घोलरंध्र है ये लेपीज़ के उदाहरण है। ये भी लेपीज़ कास्ट टोपोग्राफी है, लेपीज़ समझ में आ रहा होगा आपको। ये जियोमॉर्फोलॉजी देखिए कितने सारे, ये सभी उदाहरण जो है किसके हैं, ये देखिए ये वाला उदाहरण आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना अच्छा है सीन। ये यू आकार की घाटी है भाई, ये आपको दिखाई दे रही है, ये यू आकार की घाटी है, देखिए यू आकार की, ठीक है। ये टोपोग्राफी आपको दिखाई दे रही है, ये वात पुल कहते हैं इसको, वात खिड़की के नाम से, ठीक है। ये बिखरी हुई स्थलाकृतियाँ हैं। इसके बाद ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित स्थलाकृतियाँ हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसको कहते हैं कगार, इसको क्या कहते हैं, कगार भ्रंश, यानी कि ऐसी भूमि जो एकदम से कटी हुई। देखिए यहाँ पे खड़ा ढाल है, ये समुद्र है, खड़ा ढाल यहाँ पे पाया जा रहा है, इसको कगार कहते हैं। खड़ा ढाल दिखाई दे रहा है आपको, ये बिल्कुल देखिए खड़ा ढाल, बिल्कुल एकदम से खड़ा ढाल, इसको कगार कहते हैं। जैसे पश्चिमी घाट जो हमारा है भारत का, वो ऐसा ही पाया जाता है, ठीक है। इसमें समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आप स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ये जो आपको टोपोग्राफी दिखाई दे रही है, ये हिम नदी द्वारा निर्मित टोपोग्राफी है, इसमें आपको सभी समझ में आ जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो टोपोग्राफी आपको दिखलाई दे रही है, ये टोपोग्राफी में देखिए सबसे पहले ये अरेत दिखाई दे रहे हैं आपको, ये तीक्ष्ण कटक, ये देखिए अरेत, यहाँ पे तीक्ष्ण कटक, अरेत तीक्ष्ण कटक को कहते हैं। ये ग्रीष्रंग है, ये पिरामिडल पीक लिखा हमारा है, ये सबसे ऊंची चोटी है, ग्रीष्रंग जिसको बोलते हैं। ये बहाव क्षेत्र है इसका, एक्यूमुलेशन जोन जिसको बोल रहे हैं। ये क्रेविस, ये देखिए ये इसके ये बाहर इस तरीके से ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये इसके क्या है, सीढ़ी नुमा ढाल को दर्शा रहे हैं। ग्लेशियर आइस है, ये बोले तो बर्फ़ है। ये सर्क बेसिन है, सर्क देखिए मैंने बताया था आपको, आरामदायक कुर्सी जैसी स्थलाकृति है, ये आरामदायक कुर्सी ऐसी ही होती है, आरामदायक कुर्सी जैसी स्थलाकृति है। ये एब्रेशन लिखा हमारा है ना आपको, ये क्या है, वो है, ये क्या नाम से इसको, पार्श्विक हिमोड़ जिसको बोलते हैं ना, पार्श्विक हिमोड़, यानी कि यहाँ पर इस हिम नदी ने क्या कर दिया है, हिमोड़ों का निर्माण किया है, यानी कि जमाव किया है यहाँ पर, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये मेडियल मोरेन है, देखिए यानी कि मध्यस्थ हिमोड़ है ये भी लेटरल मोरेन है, यानी कि पार्श्विक हिमोड़, ठीक। इसके बाद ये देखिए टर्मिनल मोरेन, टर्मिनल मोरेन कौन से हैं, ये वाले तलस्थ हिमोड़ जिसको बोलते हैं। और ये मेल्ट वाटर स्ट्रीम, यानी कि आखिरी में यहाँ पर पिघला हुआ जल आगे बहता है, ठीक है। केटल आपको बताया था मैंने आपको, केटल लेक को कहते हैं, छोटी छोटी लेक यहाँ पे पाई जाएगी, देखिए लेक पारी दोनों। ये आउटवाश प्लेन, यानी कि बना हुआ आखिर का मैदान है, ठीक है। इसके अलावा ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर का मतलब है ये सहायक नदी है, हिम नदी। ये अरेत आपने देख ही लिया। इस तरीके से ये सारी स्थलाकृतियाँ जो है ये कहाँ बनती है, ये बनती है भाई हिम नदी में। कहाँ बनती है, हिम नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। बोलो आपको समझ में आया नहीं आया। ये देखिए स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट का उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट का। हमने आपको बताया था चूना प्रदेश क्षेत्रों में, फ्रिज का उदाहरण भी मैंने आपको दिया था। ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ लटकती हुई ऐसे स्थलाकृतियों को तो कहते हैं स्टेलेक्टाइट। क्या बोलते हैं इनको, स्टेलेक्टाइट। ये लटक रही देखिए,
और नीचे से ऊपर की तरफ उठी हुई ये स्थलाकृतियाँ हैं, इनको कहते हैं स्टेलेग्माइट। जब ये दोनों जुड़ जाती है और भूस्तंभ फर्श से अर्श तक मिल जाता है, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम भूस्तंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। ये भी ब्लोआउट का उसका उदाहरण है, वातगर्त का। देखिए, ये हवा द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, इनको काटा है। ये इंसेलबर्ग का उदाहरण है। इंसेलबर्ग हमने आपको बताया था, इंसेलबर्ग ये उसी का उदाहरण है। ठीक है, इंसेलबर्ग ये ग्रीष्यरंग है। ठीक है, ये भी वातगर्त का उदाहरण है। ये भी वातगर्त है, ये भी वातगर्त का उदाहरण है। और ये वातगर्त में जब पानी भर जाता है तो उससे बनी हुई झील है, प्लाया झील बोलते हैं इनको। ये मशरूम रॉक है। देखिए, देख लीजिए इसको, मशरूम रॉक है। मशरूम रॉक को देख लीजिए, ये यहाँ से इसका अपर्दन हो चुका है, यहाँ भी अपर्दन होना जारी है, लेकिन ये ऊपर इतनी बड़ी आकृति में फैला हुआ है। इसको मशरूम रॉक के नाम से जाना जाता है। अधिकतर कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, ये ड्राई क्रांटर देखिए, ड्राई क्रांटर भी देख लीजिए आप। ड्राई क्रांटर किसको कहते हैं? ये इधर से देखिए, इस तरीके से ये कटा हुआ है, ड्राई क्रांटर है। ब्लो आउट वही बताया मैंने आपको, वातगर्त। ये ज्यूजेन है, ये यार्डंग्स है। यार्डंग्स मैंने आपको बताया था, इस तरीके की स्थलाकृति, इस तरीके की, ये इस तरीके की स्थलाकृति बताई थी मैंने आपको, कुछ इसी तरीके की। ये इधर की तरफ इसका मुँह है। यार्डंग वाली स्थलाकृतियाँ हैं ये डेजर्ट पेवमेंट, यानी कि ये कुछ पत्थर है बचे कुचे। डेजर्ट पेवमेंट मैंने कल आपको बताया था। डेजर्ट पेवमेंट किसको बोलते हैं? मैंने आपको कल बताया था डेजर्ट पेवमेंट के बारे में, और यह आपको अच्छे से मेरे ख्याल से याद होगा। ठीक है, इतनी सारी स्थलाकृतियाँ हमने आपको बतला दी है। इतनी सारी स्थलाकृतियाँ बतलाने के बाद अब और कुछ स्थलाकृतियाँ एक आध जो है उसको हम देख लेते हैं आगे। एक आध स्थलाकृतियाँ जो है उनको भी हम देख लेते हैं, कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ देख लीजिए। आगे देखते हैं, ये यार्डंग ही है, ये वही कटक आ गया है जिसको कगार के नाम से ये इग्लू है, इससे कोई आपको मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो था। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलेंगे कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।